आज जो इंटरव्यू होने वाला है, एक खौफनाक इंटरव्यू है। इसी बात जो आज तक आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी, वे आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये दो चश्मे वाले मुंडासा मारे बैठे हैं, कोई आम आदमी नहीं है। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है उसने फतेह कर गा रहे हर एक बार नहीं, कई बार। मैं इनका परिचय इन्हीं की जुबानी। भाई साहब राम राम, प्रणाम, नमस्कार दोनों को। नमस्कार भाई साहब। कौन? भाई साहब आपको भी नमस्ते भाई साहब, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी एक बार मुझे बताओ दो। और साथ में ही नमस्कार के साथ साथ मैं आभारी हूँ कि आप भाई आए, पधारे और सम्मान और डबल कर दिया आपने। हौसला हमारा और हौसला अफजाई के साथ डबल हो गया है दोनों भाइयों का। और साथ ही कहना चाहूँगा भाई के थोड़ा सा अंतर आ जाता है इस बात में। हमने की है चोटी जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट लोत्से जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, वो दोनों इकट्ठे क्लाइम किया। अच्छा, इस सफर में आप दोनों साथ थे, एक साथ निकले थे। टीम में कितने सदस्य थे? हमारी टीम में 17 सदस्य थे। 17 में से 5 का सक्सेसफुल क्लाइम रहा। 5 में से भी एक को फ्रोस्ट बाइट रही, जिसकी वजह से उसकी बेचारे की हाथ और पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी हैं। उंगलियां काटनी पड़ी? जी। हाँ, वो खत्म हो जाती हैं। जैसे आपका माइक है, ऐसे नीली पड़ जाती है, काली पड़ जाती हैं और वो खत्म अपने आप ही। तो इतना डेंजरस गेम, मतलब गेम ही है ये, और इतना डेंजरस खतरनाक, जहाँ मतलब पल पल हर अगली मतलब कदम उठाओ, अगला टेको तो मौत नजर आओ, और मौत हो भी क्या है और होने भी लाग रही है। तो डर नहीं लगा खस मौतम इसी जगह क्यों गए थे? नहीं, ऐसे डर वाली कोई ना। दुआ थी, साथ था प्रदेशवासियों का, देशवासियों का, और हमने अपनी मेहनत की। मेहनत पे कुछ विश्वास था तो हम निकल पड़े अपने अभियान पे, दोनों साथ मिलके। हम इससे पहले भी 1-2 चोटियाँ चढ़ चुके साथ में, तो हमारा अच्छा तालमेल था, भाईचारा था। ये भाई कित ढूंढे आपने? यो अपने जैसा तो लिया ऊपर चढ़ना इकट्ठे? माउंट स्टोपन हमने इकट्ठी क्लाइम की थी, जो कि चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ती है और उत्तराखंड की ऊंची चोटी है। और ऊंची कितनी की आपको बता दूं, ये वो चोटी है जहाँ पे युधिष्ठिर और लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता जो कि उस चोटी पे पहुंचे, स्वर्गारोहण भी उस चोटी का नाम है। हम वो इकट्ठी क्लाइम के दौरान मिले। तो जी कितने दिन का सफर था, कब स्टार्ट हुआ था? ये भाई तो 2 अप्रैल को निकला था, और मैं 8-9 दिन बाद 11 अप्रैल को, तो हम इकट्ठे वहाँ बेस कैंप है जो EVC बोलते हैं, लगभग 5300 प्लस मीटर की हाइट पर लगता है। हम वहाँ पे 21 अप्रैल को दोनों इकट्ठे हो गए थे। परमिशन लेके आप लोग ने चढ़ना पड़ा है? कोई परमिशन अलॉट होती है ऐसे? तो उससे पहले तो बेसिक एडवांस कोर्स, बेसिक और एडवांस कोर्स करने पड़ते हैं माउंटेन के। उसके बाद 6400 प्लस की चोटी चढ़नी पड़ती है। साथ में परमिशन नेपाल सरकार देती है। एवरेस्ट के लिए $11,000 अगले साल से, जो कि $15,000 फीस हो जाएगी। और लोत्से के लिए $4500 की फीस है। वो पे करने के बाद सरकार आपके पहले सर्टिफिकेट देखती है कि आप पहले क्लाइंबर हैं कि नहीं, आपके कोर्स किए हुए हैं कि नहीं, आपने पीक की हुई है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। उससे पहले कारण ये था कि कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, ऊपर डेथ रेशियो ज़्यादा था। इस वजह से अब ये सरकार ने हिदायत दी हुई है और इनके ऊपर चलना पड़ता है। इसके बाद परमिट के बाद हमारी क्लाइम चालू होती है। अच्छा, आप लोग भी ऊपर गए, नीचे आए, लगातार 2 चोटियां आपने फतेह की। जी। तो कोई 2-3 ऐसे मतलब मुझे बताओ जहां आप लोगों को भी ये लगा कि भया लिया काम हो लिया टीम? तो सबसे ज़्यादा तो डेथ जोन खतरनाक, और जो आप पूछ रहे हो वो बातें भय वाली, जब बेस कैंप से हम खुम्बू ग्लेशियर में घुसते हैं, उसके बाद तो अगर डेथ दिखती है, डेड बॉडियाँ और खाइयाँ, वो तो बताने के नहीं। आजकल तो यूट्यूब पे सभी डले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है जो हमने कदम आगे रख दिया, जो भी वहाँ जाता है क्लाइंबर एवरेस्ट के लिए या बेस कैंप से ऊपर, उसको ये नहीं पता होता कि ये कदम आगे रख तो दिया, ये वापस आएगा यार। अच्छा, कितना वजन है आपका? बॉडी वेट कितना?
अभी तो मैं गया जब यहाँ से तो 75 था, और जब वहाँ से नीचे हम आए और काठमांडू पहुँचे वहाँ वेट किया 62। जी। और आपने अपने साथ जो सामान ले रखा है, जो आपका ज़रूरत का सामान है भाई, हर चीज़, वो वेट कितना होगा? वो कम से कम कैंप 2 तक हर एक क्लाइंबर को 12 से 14 किलो वेट तो कमर पे रहता ही रहता है। उससे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, वेट कम होता है। वेट बहुत सीमित चीजें लेके जानी, खाना भी क्लोज होता जाएगा। खाना तो क्या, जैसे क्या ऊपर कते ऊपर जाके खाना ऊपर तो भाई साहब ऐसा है, ड्राई फ्रूट और पैक्ड फ्रूट आते हैं जो थोड़ा नमकीन टाइप में। अच्छा, ऊपर आगों को कभी कोई जुगाड़ हो जाओ? ब्यूटेन सिलेंडर होते हैं छोटे साइज के, वही जलते हैं। ऊपर नीचे ये नॉर्मल गैस जल जाती है, ऊपर नहीं जलते। तो ऊपर पानी की जो ब्यूटेन, जरूरत उसी से पानी बना जाता है। और गर्म पानी में ही जो आप खाने की पूछ रहे थे, हाई एल्टीट्यूड फूड होता है, उसको पैकेट को खोला और गोल के बस खाना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। मतलब ये करते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा समय बगैर खाए निकाले भूख को, ऐसा होता है? वो तो मजबूरियां हैं, जो भी जाएगा। नीचे आपको नॉर्मल भूख लगेगी, ऊपर भूख बहुत रेयर लगती है भूख। एक आप अगर नॉर्मल डाइट की बात करें, नीचे अगर हम जो दोनों एक डाइट ले रहे हैं, वो ऊपर जाके वो एक डाइट में ही दोनों का पेट भरने वाली बात हो जाएगी, उसमें से बच सकता है। अच्छा, ज्यादा भय चढ़ते वक्त है या उतरते वक्त है? दोनों ही तरफ है, दोनों तरफ ये कह सकते हैं। एक तो जब एवरेस्ट क्लाइंब के दौरान ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, या कह लीजिए उनको तूफान ही है वो एक तरह से, तब आप एक रिज पे चल रहे होते हो, ऊपर से वो किसी टाइम भी फेंकने का डर रहता है। जबकि लोत्से के दौरान आप ऐसे चल रहे हो, बीच में से, मिड में से, वैली में से, गली में से, है वो। उस टाइम ऊपर से पत्थर और ये आने का ज्यादा खतरा है। तो ये तो हो गया चढ़ते आप हुए, लोगों के साथ ऐसा? बहुत बार पत्थर आए और ये साइड और ये सेफ्टी से बचे हैं। आपकी बॉडी फिट है? ठीक है, ओके। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और body वापसी recovery की जो आप पूछ रहे हो, वापसी में और ज्यादा आपको कहीं ज्यादा फिट रहना पड़ता है। उसका कारण क्या है? आपको चढ़ते हुए तो हो गए होंगे 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, लेकिन उतरते हुए आप उस टाइम पूरे थके होंगे और आपको कहीं ना कहीं सक्सेस का भी खुमार होगा दिमाग में कहीं ना कहीं, और चोट खा जाते हैं उसमें। हमारे जो क्लाइंबर हैं ये घुटने बोल जाते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, एंकर प्रॉपर नहीं लगा पाते, ये बड़ा कारण रहता है। अच्छा, आप लोग भी वहाँ ऊपर सेल्फी लेना, अपना आपका खुद का सेल फोन साथ रहता होगा, या लाइव आना, नेटवर्क? नहीं, लाइव हमने जो सेफ वीडियो थी और ये बनाना, ये क्योंकि सबमिट के लिए जरूरी होते हैं, वो जरूरी की लाइव आना और ये चीजें वहाँ नहीं कर पाते, और ना ही हम शोशेबाजी में देखो। चलो मैं लास्ट में एक दो बात और पूछता हूँ बस। ऊपर जब आप चढ़ गए, फुल एंड फाइनल आपने लगा भाई ये मेरा लास्ट मिशन है, सबसे ऊपर मैं आ गया हूँ, और वहाँ जब अपना झंडा विजय विश्व तिरंगा प्यारा जब आप लोग फहराते हो, तो कैसी फीलिंग होती है अंदर की? जो चीजें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ये नहीं पता होता हमने कितनी खुशी है। कोई भी क्लाइंबर या जो अचीवमेंट लेता है, जब वो उसे तिरंगे को उठाता है या तिरंगे को उड़ता है उसका, तो पता नहीं कितनी खुशी होती है, दिल से बयां है। अच्छा, लास्ट अभी कभी ऐसा होता है कि भाई इतना वो हो गया कि हे बाबा हनुमानी भी कड़ी तार दे अटके इसमें? ऐसे बहुत बार मौके आते हैं, पर आपको अपने क्लाइंब पे विश्वास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पे विश्वास होना चाहिए, आपके प्रभु पे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंबर अटक गया, या और हमारी कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऐसे मतलब यूं ही कह रहे थे भगवान कहीं ना कहीं वो शेरपा को प्रकट कर दे, हमारी ऑक्सीजन वापस मिल जाओ दोबारा। आगे पीछे हो जाते हैं। क्लाइंब में क्या है कि मतलब क्लाइंब इस टाइप से थी, अगर आप चढ़ रहे हैं, ऊपर से पत्थर आने का खतरा, तो उसको गैप रखना पड़ता था हमें। 600 मीटर इक्वल तो ये हो गया 800-900 फीट हो गया एक तरह से अंदर। और वो आप ऊपर गए, नीचे आए, इस दौरान जो फैमिली का जो हाल रहता है, परिवार आके आपसे बात करता है, ये हुआ? प्लीज, ये हमारे भाई हैं पहलवान जी, और ये कादन खाप के प्रधान है एट प्रेजेंट, और बड़े बड़े खास इंसान है। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई साहब। ठीक है, बॉडी स्वस्थ है? हाँ, खूब बढ़िया भाई साहब। पहलवान आके बिगड़ा, पहलवान दोनों टाइम पास हो रहे भाई साहब। अच्छा, जैसे परिवार के बारे में बताओ, परिवार का क्या हाल होता है? परिवार की सही बताऊं तो भावात्मक पल रहते हैं। सबसे पहले तो जब जाते हैं तभी वो सबसे
आप जब फैसला ले लेते हो वही बड़े भावात्मक क्षण है। मेरा बड़ा भाई हालांकि साथ में ही बैठा है, सबसे मेन डिसीजन मेकर मेरा ये रहा है। मेरा असल पावर असल अगर कहूँ श्री राम जैसा भाई मुझे मिला तो इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। और इन्होंने ही सारे घर वालों को मनाया कि हाँ इसको कर लेने दो, इसका जुनून है और ये करके ही रहेगा। इसकी वजह से ही मैं बेचिंतित बेझिझक बेफिक्र होके क्लाइंब कर पा रहा था। जब तक भाई साहब राम राम पहले तो राम राम भाई सारे ने। जब तक ऊपर से नीचे नहीं आ जाता इतना कि तुमने नींद आती हो? एक सेकंड भी नींद आती और ऊपर से न्यूज में देखते थे कि आज वेदर ऐसा है, आज डिस्टर्ब है, आज एक शेरपा की डेथ हुई है, तो हमारे साथ ये सिचुएशन होती थी कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। और उसमें हम जो एजेंसीज थी इनकी जिनके थ्रू ये गए थे उनको टाई अप करके बात करते थे कि भाई अभी सेफ है या नहीं है। पल पल की खबर उनसे अप टू डेट रहते थे, वॉकी टॉकी थ्रू ये अपडेटेड रहते थे हमारे साथ। बेस कैंप में इनके नेटवर्क्स वगैरह थे, बात होती थी वीडियो कॉल पे। लेकिन जैसे हिलेरी स्टेप का और सबमिशन के लिए कैंप 4 पे जाते हैं वहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह नहीं होते। वो दिन काफी 2 दिन काफी क्रूशियल होते हैं फैमिली के लिए भी, क्या होगा ऊपर, क्या चल रहा है अभी, कैसे रहेगा। बट भगवान की दया से सभी आप लोगों की भाइयों की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहा, सकुशल ये भाई लोग वापिस अपना। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और वैसे परिवार की पूछ रहे थे तो आपको एक कमाल का किस्सा बता देता हूँ। जिस दिन गया था 2 तारीख को मॉर्निंग में बच्चों का सोते हुए फोटो लेके गया था कि कहीं आखिरी बाय ना हो जाए, उठा के बाय कहूँ और आखिरी बाय ना हो। मतलब मन इतना हिलोरे मार रहा था कि गलती से भी उनको उठाने की हिम्मत नहीं हुई और कि आने के बाद ही मिलूंगा आपको, ये जज्बा रहता है। अच्छा ऊपर जब जाते हो कैंप किस तरीके की जगह देख के लगाते हो? यहाँ कैंप रुकना है, यहाँ रेस्ट करना है? इस गेम के असल रेफरी कह लीजिए या असल निर्णायक रेफरी सब ये भूमिका शेरपा निभाते हैं। शेरपा के बगैर ये खेल असंभव है। आपके साथ कितने लोग होते हैं? शेरपा 1 by 1 होते हैं, एक क्लाइंबर के साथ एक भी होता, किसी के साथ 2 भी हो जाते हैं फॉरेनर्स के साथ, या विदाउट शेरपा भी कुछ एक क्लाइंब करते हैं। पर शेरपा हमारे वो निर्णायक, ये लगा लीजिए कोई भी गेम है, आप कबड्डी का भी इंटरव्यू लिया है, कबड्डी का पाड़ा देखा है, जैसे पाड़ा कोई निर्णय करता है ना कि यहाँ तक पाड़ा है, ऐसे ही शेरपा रोप फिक्स कर देते हैं, वो बता देते हैं इससे उधर गए तो आपकी डेथ है। जी तो भाई ये दोनों साथी हमारे साथ जुड़े थे। भाई खरक जट्टान हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा गांव जिसने हरियाणा प्रदेश की गेबुल के हिंदुस्तान की टॉप कबड्डी टीम दी है और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार टॉप टीम रही है। आज हमारे साथ जुड़ा था भाई साहब और आज एक बार फिर कांग्रेचुलेशन मैं आपको करना चाहूंगा। और भाई धन्यवाद सारे भैया का फिर से। ये देखो जी, इसमें तो एक और गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। देखिए आप सभी जगह आपकी न्यूज जाती है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश सरकार थोड़ा सा पीछे रह रही है, खेल नीति में जो है सही उपयुक्तता नहीं दे पा रही है। एवरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं चाइना साइड से हरियाणा में, जबकि हमारा ही साथी प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उन्होंने 15 लाख रुपए का तो योगदान अनुदान राशि की घोषणा की है, साथ में नौकरी की। जबकि हमारे यहाँ पे एवरेस्ट को चाइना साइड से कंसीडर किया जा रहा है। उसके बावजूद 2-3 पीक ऐसी हैं जो पीओके में है और इंडियंस को अब तक भी आजादी के बाद क्लाइंब की परमिशन नहीं मिली है। तो या तो करें वो एटलीस्ट यूपी सरकार को फॉलो, वहां भी बीजेपी है यहाँ भी बीजेपी है, तो कम से कम सेम बना दे। 35 लाख से 50 लाख का खर्चा आ जाता है इस पीक में, तो 15 लाख का तो एटलीस्ट सहयोग बनता है सरकार की तरफ से। कोई भी जाता है तो लाइफ रिस्क अलग से रहता है, तो उसको नौकरी का एक अनुदान के तौर पे कुछ ना कुछ तय कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ा बड़ा धन्यवाद सरकार का भी, अगर वो हमारी मांगे मान लेती बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। राम राम भाई साहब। राम राम सभी को फिर से पुनः राम राम।